हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th के फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट रिवीजन। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने रास्ते से बेंड हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रेयर टू डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या है? नॉर्मल। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड एयर में होती है। कितनी है? एयर या वैक्यूम बोल सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेशियो होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, जहाँ पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब गौर से देखिए, ये जो म्यू है v के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिस मीडियम का म्यू ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? उतनी ही कम होगी। यानी v1/v2 किसके इक्वल हो जाएगा? μ2/μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट वाले का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है। कुछ मीडियम का मैंने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया, जैसे ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का 4/3, डायमंड का 2.42। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। तो यहाँ पे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? कम। और यहाँ इन तीनों में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, जो कि 1.33 है। तो इसमें लाइट की स्पीड इन तीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों क्या? स्नेल्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। स्नेल्स लॉ क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ये रेयर है ये डेंसर है, तो लाइट क्या हो रहा है? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन में साइन आर, इसका जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। और आपको लिखना कैसे है? आई के सामने आपको लिखना है μ2 यानी आर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आर के सामने लिखना है आई वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। यानी आपको याद रखना है साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन आई के सामने आर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आर के सामने लिखना आई वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर एक आपको प्रिज्म दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ इमरजेंस निकलना है, यानी जब लाइट यहाँ से पास होगी तो किस एंगल से इमरजेंस होगा निकलेगा। तो ये तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये तो यहाँ तक सीधा ही आ जाएगा। ये लाइट जब यहाँ सीधा आएगा तो यहाँ हम क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई। अब लाइट क्या जा रहा है? डेंसर टू रेयर, तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमें यही एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। तो एंगल आई ई निकालने के लिए हमें एंगल आई पता होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री होगा। ये 30 और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60, और ये 60 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? साइन 30 अपॉन में साइन ई, साइन 30 अपॉन साइन ई। 30 के सामने ई वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1 अपॉन में ई के सामने अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि कितना दे रखा है? √3। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, और नीचे साइन ई इज इक्वल टू 1/√3 इधर जाएगा। साइन ई किसके इक्वल हो जाएगा? √3/2। तो यहाँ से एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरह से आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बच्चों, स्नेल्स लॉ को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 30, और μ_a और μ_b में हमें अगर रिलेशन निकालना है तो कैसे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ? देखिए साइन आई यानी साइन 60 अपॉन में साइन 30। अब क्या बताया? 60 के सामने
30 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऊपर लिखाएगा म्यू बी, और 30 के सामने 60 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू ए, यही है स्नेल्स लॉ। इसकी वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन में म्यू ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा म्यू बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ म्यू ए, ये दोनों में आ गया रिलेशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड कितना हो जाता है, वो कम हो जाता है, जितना एयर में होता है उस म्यू से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी कि आपसे कोई पूछे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या क्या घट जाता है, तो आप बताना स्पीड कम हो जाता है और वेवलेंथ भी कम हो जाता है। वेवलेंथ इन मीडियम क्या होता है, वेवलेंथ इन एयर अपॉन में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा इन एयर। फ्रीक्वेंसी इन मीडियम निकालेंगे तो स्पीड की जगह स्पीड इन मीडियम और वेवलेंथ इन मीडियम आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए v किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन में म्यू, और लैम्डा मीडियम किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इन एयर अपॉन में म्यू। यहाँ म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फिर से आ जाएगा c बाई लैम्डा। यानी कि आपको याद रखना है दो क्वांटिटी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है जो चेंज होता है तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है। और क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, साथ साथ एनर्जी किसके इक्वल होता है, एच न्यू। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। दो क्वांटिटी जो चेंज होता है वो स्पीड और वेवलेंथ, ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाता है, चेंज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। दो क्वांटिटी जो चेंज नहीं होता वो है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, ये चेंज नहीं होता है, नो चेंज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्या हमारा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेना जब कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव लेना चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो। कॉनकेव हो चाहे मिरर या लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के केस में क्या होता है, v/u। और एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद साइन कन्वेंशन आपको क्या याद रखना, बिल्कुल सिंपल, राइट साइड में साइन को पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड में साइन को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और सारे डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। सीधे हाइट को पॉजिटिव लेना है और उल्टे हाइट को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। जो रियल इमेज होता है वो उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वर्चुअल इमेज जो कि सीधा होता है तो सीधे हाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी इसका मतलब इमेज क्या होगा, लार्ज बनेगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। और जब m की वैल्यू 1 से कम होगी तो स्मॉल इमेज बनेगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। जब m की वैल्यू 1 होगी तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो दोनों इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों। लेकिन कॉनकेव लेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। बट कॉनकेव का वर्चुअल स्मॉल होता है और कॉन्वेक्स का वर्चुअल जो होता है वो लार्ज होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के केस में क्या करना होता है, जो फर्स्ट वाले लेंस का इमेज होता है वो दूसरे वाले लेंस के लिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह अगर तीसरा भी लेंस है तो दूसरे वाले लेंस का जो इमेज होता है वो तीसरे वाले लेंस के लिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस नंबर 1 से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ, और हमने लेंस फॉर्मूले से इसका v निकाला। सपोज करो लेंस नंबर 1 का लेंस फॉर्मूला यूज़ किया और v मान लो वो आ गया 50 सेंटीमीटर, प्लस का 50 सेंटीमीटर आया तो ये आगे राइट साइड में 50 हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 40 है। तो यहाँ पर इसका इमेज आ जाएगा आई डैश, यानी कितने डिस्टेंस पे, 40 ये है तो 10 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब ये जो आई डैश है L2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी फॉर L2 अगर मैं बात करूँ ये आई डैश क्या आ जाएगा, एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो इस केस में जो U होगा वो
प्लस का 10 आपको लेना पड़ेगा, यानी ये आई डैश लेंथ नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्लस का, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस भी आता है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर, किसके लिए फॉर L2। फिर इसका जो इमेज बनेगा वही फाइनल इमेज होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ लेंथ। पावर ऑफ लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या बोला जाता है पावर ऑफ लेंथ। पावर ऑफ लेंथ का दो फॉर्मूला है, 1/f जब फोकल लेंथ मीटर में दे रखा हो, जो कि बहुत ही कम दिया होता है, बाकी यही मेन फॉर्मूला है पावर का, 100/f, क्योंकि फोकल लेंथ यूजुअली किस में दे रखा होता है सेंटीमीटर में। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों डायोप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, तीन केस हो सकता है, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तो ये इस पर ग्रेस करने लगेगा, और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या तीन कंडीशन बन गया, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल तो ग्रेज होगा सरफेस पे रिफ्रैक्टेड रे, और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट उसी मीडियम में फिर से क्या आ जाएगा वापस आ जाएगा। कंडीशन फॉर TIR काफ़ी पूछा जाता है। फर्स्ट कंडीशन है कि इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, और दूसरा कंडीशन लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर पास होना चाहिए। दो कंडीशन है TIR होने का। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है क्रिटिकल एंगल। TIR में आपको बार बार यूज होगा। ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है बच्चों जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, या फिर रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है सरफेस पे ग्रेज करने लगता है। अब आपको पूछा जाएगा म्यू में और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन होता है, तो आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। साइन आई, तो आई की जगह क्या है क्रिटिकल एंगल, साइन C अपॉन में साइन R की जगह कितना है 90, और क्या होता है स्नेल्स लॉ, I के सामने R वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और अपॉन में 90 के सामने इधर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू है। साइन 90 1 होता है तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया साइन C इज इक्वल टू 1/म्यू। ये रिजल्ट आपको याद रखना। एक और बात मेन क्या याद रखना है, ये जो म्यू है बेसिकली क्या है म्यू ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन में म्यू ऑफ रेयर मीडियम। इस पर्टिकुलर केस में एयर है, बट ऐसा भी हो सकता है इधर ग्लास हो इधर वाटर हो, तो हो गया ये डेंसर और ये हो गया रेयर। तो याद रखना ये म्यू क्या है म्यू ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ रेयर मीडियम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई वाटर या कोई भी लिक्विड का टैंक है और उसमें से बॉटम पे बिल्कुल सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, तो इस सोर्स ऑफ लाइट से कितना एरिया जो बाहर है कितने एरिया में बाहर लाइट निकलेगा, तो बच्चों वही लाइट बाहर निकलेगा जो क्रिटिकल एंगल से पहले वाला होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बाद तो सारा लाइट क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल से पहले वाला जो भी लाइट होगा वो बाहर आपको दिखेगा। उसके एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है पाई h स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे h क्या है हाइट और म्यू क्या है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बच्चों ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें कॉन्वेक्स वाले पार्ट में रेयर मीडियम होता है। ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट जो होता है जो बल्गी फेस है जो उभरा हुआ फेस है उसकी तरफ रेयर मीडियम होता है। यानी कि इस केस में देखिए यहाँ भी रेयर वाला कॉन्वेक्स की तरफ है, यहाँ भी रेयर वाला कॉन्वेक्स की ही तरफ है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ लाइट किधर जा रहा है रेयर टू डेंसर, इस केस में लाइट किधर जा रहा है डेंसर टू रेयर। तो इसमें आपको रिजल्ट याद रखना होगा रेयर टू डेंसर वाला अलग और डेंसर टू रेयर वाला अलग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेयर टू डेंसर का रिजल्ट होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/v।
आर। ये रिजल्ट एज सच आपको याद रखना होगा क्वेश्चन करने के लिए। और डेंसर टू रेयर के लिए बस ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि μ2 बाई u माइनस μ1 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। बच्चों ये शॉर्ट रिवीजन हो रहा है अच्छे से, बट इसमें डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा। इसका डेरिवेशन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसके डेरिवेशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। एफ तो इस लेंस का फोकल लेंथ। म्यू क्या है बच्चों, ध्यान रखना, म्यू है म्यू ऑफ लेंस अपॉन में म्यू ऑफ मीडियम। यानी ये जो म्यू है बेसिकली लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो बाहर मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है। R1 R2 जो है इन दोनों सरफेस का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट सरफेस और ये सेकेंड सरफेस दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना। मेनली इसमें म्यू क्या है, म्यू ऑफ लेंथ अपॉन में म्यू ऑफ मीडियम है। यूजुअली क्या होता है, मीडियम एयर होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में म्यू लिखा होता है। बट आपको याद रखना म्यू आखिर है क्या, म्यू ऑफ लेंथ अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। इसमें 3 केस और याद रखना है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम जिसमें रखा हुआ है उससे ज़्यादा होगा तो नेचर ऑफ लेंस क्या रहेगा, सेम। यानी अगर उस मीडियम में लेंस को डालोगे तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा, कनकेव है तो कनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और जिस मीडियम में डाला जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो गया, ऐसे केस में लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स है तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा और कनकेव है तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। अगर दोनों का यानी लेंस का और जिसमें लेंस को डाला जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो गया तो ऐसे केस में लेंस प्लेन ग्लास की तरह काम कर जाएगा या फिर लेंस आपको दिखेगा नहीं, वो डिसअपियर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट याद रखना, अगर लेंस इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हो, इसको जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, लेंस अगर इक्यू कॉन्वेक्स लिखा हो तो ऐसे केस में जो R1 होगा ये इस तरफ बनेगा राइट साइड में, तो R1 को लिया जाएगा प्लस का R, और R2 बनेगा लेफ्ट साइड में तो R2 को लिया जाएगा माइनस का R, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। उसी तरह से इक्यू कॉन्केव होगा तो R1 जो होगा वो इस तरफ बन जाएगा तो इसका साइन लिया जाएगा माइनस का R, R2 इधर बनेगा राइट साइड में तो इसको लिया जाएगा प्लस का R। अगर यहीं पर इक्यू कॉन्वेक्स की जगह प्लेनो कॉन्वेक्स हो, यानी एक तरफ कॉन्वेक्स और एक तरफ अगर प्लेन हो, तो ऐसे केस में R1 तो प्लस का R ही रहेगा, लेकिन R2 क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से होकर जो रिफ्रैक्शन होता है उसका डेरिवेशन बच्चों इसमें नहीं कराया जाएगा, क्विक रिवीजन कराया जाएगा। जो रिफ्रैक्शन होगा ग्लास प्रिज्म से तो उसका जो म्यू का एक्सप्रेशन निकल के आता है बच्चों, वो क्या होता है, साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। यहाँ पे a क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर प्रिज्म इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, 60। तो बच्चों इस फॉर्मूले को याद करने का एक और तरीका, कभी कभी यहाँ पर मिनिमम डेविएशन आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप याद रखना ये साइन आई अपॉन साइन आर ही तो होता है। यानी ये वाली जो वैल्यू होगी म्यू साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। तो गौर से देखो ये जो वैल्यू लिखा होगा ये आई के इक्वल होगा, मिनिमम डेविएशन प्लस a/2, और ये नीचे वाला r के इक्वल होगा तो r इज इक्वल टू a/2। तो इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं, आप इसे याद कर लीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। समझ जाना, ये I है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये r है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस फॉर्मूले में जो म्यू है, ये म्यू क्या है, म्यू ऑफ प्रिज्म अपॉन में म्यू ऑफ मीडियम जिसमें ये प्रिज्म रखा हुआ है। और याद रखना फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन साइन हट जाएगा, बस ये लिखा जाएगा तो ये कटिंग वटिंग हो जाएगा। तो जो म्यू है वो मिनिमम डेविएशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख लीजिए, और हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो डेविएशन होगा वो वेवलेंथ के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका डेविएशन सबसे कम। जैसे वेवलेंथ ऑफ रेड कलर सबसे ज़्यादा होता है
वेवलेंथ और वॉयलेट कलर से। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम। तो उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा? वॉयलेट का, और सबसे कम डेविएशन किसका होगा? रेड कलर का। क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका डेविएशन कम, और क्योंकि वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए उसका डेविएशन क्या होगा? सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, अभी हमने देखा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब गौर से देखिए 1/f जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के क्या होता है? इनवर्सली। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया? डायरेक्टली, यानी फोकल लेंथ वेवलेंथ के क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अलग अलग कलर के लाइट के लिए लेंस का फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उस केस के लिए लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, यानी रेड कलर के लाइट के लिए लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉयलेट कलर। और उसके बाद देखिए बच्चों मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब मिरर के केस में मैग्निफिकेशन होता है -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर ऐसा मिरर होता है जो दोनों रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है, और कन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? वर्चुअल। दोनों के वर्चुअल में डिफरेंस क्या है? कॉन्केव का वर्चुअल लार्ज होता है और कॉन्वेक्स का जो वर्चुअल होता है वो स्मॉल होता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का दो केस होगा। जब इमेज डी पे बनेगा, डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रख दिया जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रख दिया जाता है। आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन याद रखना होगा 1 + d/f। किस केस में? जब इमेज कहाँ पे बनेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यूजुअली डी जो होता है नॉर्मल आंख के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगा तो इस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा d/f। यही फॉर्मूले आपको याद रखना है। डी वाला 1 + d/f, और जब इमेज इन्फिनिटी में बनेगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ओनली d/f। f यहाँ पे इस लेंस का फोकल लेंथ है, d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए बच्चों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका पहला वाला केस लिया गया है जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? डी। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले इसका इमेज बनेगा a', b', जो कि आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। आईपीस को स्लाइड करके इस a', b' जो इसका ऑब्जेक्ट है वो फोकस के अंदर रख लिया जाएगा। अब a', b' इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसका फाइनल इमेज बन जाएगा यहाँ a', b' एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस केस में आपको मैग्निफिकेशन याद रखना होगा अच्छे से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा L/FO इंटू में 1 + d/FE। FO है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, FE है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, L है ट्यूब लेंथ। ये L क्या है? ट्यूब लेंथ। और ये किसके इक्वल होगा? गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का इमेज यहाँ पे बन रहा है। और ये क्या होगा? आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यूई। तो इस केस में जो ट्यूब लेंथ है आपको इसको याद रखना होगा, ये VO प्लस में यूई के इक्वल होगा। और आपको ये भी याद रखना होगा यूई की जो वैल्यू होती है वो होती है FE इंटू में d/में FE प्लस में d, जहाँ पे d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब बच्चों ये तो हो गया जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? डी पे। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होगा तो सेम डायग्राम रहेगा, बस ये जो a', b' है ये FE यानी आईपीस के फोकस पे रखा जाएगा। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी। तो ये तो डी वाले केस के लिए हुआ एट जब फाइनल इमेज डी पे हो। जब फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी हो तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन आपको याद रखना होगा, ये 1 हट जाएगा, ये हो जाएगा L/में FO इंटू में d/में FE। और ट्यूब लेंथ जो हो जाएगा
इस केस में ये वाला जो है जब ऑब्जेक्ट को एफ ई पे रख देंगे तो ये फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि वी ओ प्लस में एफ ई हो जाएगा, ये ट्यूब लेंथ, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस।